नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज आप अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के वर्णन के बारे में हम जानेंगे। आप इसमें एक मैप के माध्यम से देख रहे हैं कि है, ये बड़ा करके इसको देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान का क्षेत्र और लगभग उत्तरी भारत जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि गुजरात और गुजरात के थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे देवगिरी और इधर तेलंगाना, वारंगल और इस तरह से नीचे ये होयसल और मदुरई, ये यहाँ तक इसका विस्तार था। लेकिन दक्षिण भारत में इसने डायरेक्ट जो विजय तो स्थापित की थी लेकिन डायरेक्ट रूल नहीं किया, वहाँ से लूट का माल लेकर वापस और कर लेना स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें कि ये लिंक दिए हुए हैं। सबसे ऊपर जो लिंक है, ये लिंक आपका NCERT का एक बड़ा अच्छा मटेरियल। आपको कभी भी आप देखें NCERT की बुक तो हिस्ट्री के आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक नीचे लिंक और दिया हुआ है, ये लिंक आप वीडियो लेक्चर है ये अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी डायनेस्टी के ऊपर, CEC, UGC और विद्यामित्रा और CEC, UGC, ये दोनों हायर एजुकेशन के बहुत बढ़िया एक रिसोर्स सेंटर हैं, खासकर हिस्ट्री के मामले में, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी। आप कभी भी CEC और UGC टॉपिक के साथ टाइप करके या विद्यामित्रा तो अच्छे मटेरियल आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जिसने 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर सुल्तान के रूप में शासन किया। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इसका जन्म स्थान लगभग ये आप मानेंगे कि जो तक्षशिला के आसपास के क्षेत्र में इसका जन्म स्थान हुआ था। और ये जलालुद्दीन खिलजी के खास वफादार जो जलालुद्दीन के साथ काम करते थे, वो मरते समय इसको अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी को दे जाते हैं। तो ये इसको चाचा बोलता है, यानी कि भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का। और ये इसी ने इसका पालन पोषण किया, इसकी एजुकेशन, इसको तलवारबाजी और ये घुड़सवारी वगैरह सिखाया। और उसके बाद ये, अगर इससे पहले थोड़ा सा इसमें जाएं इसके इतिहास में, जैसे 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है दिल्ली के सुल्तान के रूप में। उसके बाद इसके पौत्र है कैकुबाद और कैखुसरो, वो लगभग 4 साल शासन कर पाते हैं, अयोग्य थे। और उनके एक खास सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने लास्ट के सुल्तान जो कैखुसरो है उसको नशे की हालत में बिस्तर में लपेट के यमुना नदी में फेंक दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी इनका सेनापति था बलबन का, और इस तरह से उसने एक विश्वासघात करके उसके बाद 6 साल बाद उसके साथ भी ऐसा हुआ, उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसी तरह से उसकी धोखे से हत्या कर दी। आगे डिटेल में देखेंगे इसमें। तो खिलजी वंश का ये दूसरा शासक था और उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर मध्य भारत अर्थात बंगाल, आधुनिक बंगला जो बांग्लादेश है वो इसमें शामिल था। और इसके बाद उसने, कहता है, इसके बहुत सालों बाद तक भी कोई अलाउद्दीन खिलजी के जितने साम्राज्य पर शासन नहीं कर पाया। और इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं हैं जिनका अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास के साथ जोड़ा गया है। और इसमें हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत का एक किस्सा भी जोड़ते हैं,
जो इसका सोर्स भी है अलाउद्दीन खिलजी को जानने का। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक थोड़ी सी ब्रीफ सी डिटेल हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, शासन अवधि 1296 से 1316, राज्याभिषेक हुआ इसका 1296 में। और इसके पूर्ववर्ती हैं, यानी कि ये किसके बाद बना था, जलालुद्दीन खिलजी के बाद। और उसके बाद है ये अवध का राज्यपाल रहा 1296 में। उसके बाद कड़ा और मानिकपुर है, ये कड़ा, ये इलाहाबाद को बोलेंगे आप, वहाँ का राज्यपाल 1291 से 1296। तो ये इसकी जो छोटी मोटी विजय थी, और भतीजा भी था जलालुद्दीन खिलजी का। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी भी कर दी थी इसके साथ। दो तीन नज़दीकियाँ होने के कारण, एक योग्य सेनापति होने के कारण इसको कड़ा और मानिकपुर, ये एक बहुत बड़ी अच्छी जगह थी, जो मतलब सूबेदारी थी, जिससे दिल्ली के सुल्तान को बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। तो वहाँ का सूबेदारी रहा है। तो वहाँ पर जैसे कड़ा और मानिकपुर का जिक्र कर रहा था, मलिक छज्जू और अलाउल मुल्क, ये भी एक सूबेदार वहाँ के रहे थे। और मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के बाद ही ये कड़ा का सूबेदार लगाया गया था। तो दिल्ली में इसका निधन होता है, समाधि भी दिल्ली में है। और इसकी पत्नियों के नाम है मलिक जहां, जहान भी कहेंगे आप इसको, जो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी है। इसका चाचा भी था और ससुर भी। मेहरू अलफ खान की बहन और कमला देवी, गुजरात के शासक कर्ण सिंह की पत्नी कमला देवी, जिसको इन्होंने गुजरात को विजिट कर लिया था और इसकी अपनी कैद में यहाँ ये दिल्ली ले आए थे और अपनी पत्नी इसको बना लिया था। तो सीमाओं की बात करें तो हाँ, इसकी मंगोल आक्रमण भी हुए इसके सल्तनत पे, उनका डटकर सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुस्सैफ था। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पे बैठने के बाद उसने अमीर तजुक का पद मिला। मलिक छाजू, जो अभी जिक्र किया था, कि विद्रोह को दबाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी उसको उसके बाद में सौंप दी थी, मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए। भीलसा, चंदेरी और देवगिरी, ये आप मानेंगे कि मध्य प्रदेश का नीचे का भाग है। और देवगिरी, जो आप ये कहेंगे कि नासिक के आसपास का क्षेत्र, मुंबई से ऊपर का क्षेत्र, ये देवगिरी का क्षेत्र है। कि सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन संपत्ति के कारण इसकी स्थिति, ये स्वतंत्र था। ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार रहते हुए उसने ये विजय स्थापित की थी, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद होने का इसको ये फ़ायदा मिला था। तो और क्या करता है, जब ये चंदेरी देवगिरी की विजय स्थापित करके अपार धन संपत्ति कड़ा मानिकपुर में लाता है, तो ये सुल्तान को इनवाइट करता है कि मैं आपको ये भेंट करूँगा, मैं जीत के लाया हूँ और आपका स्वागत करूँगा, आप यहाँ आए। तो जैसे दिल्ली से सुल्तान चला है जलालुद्दीन खिलजी इससे मिलने के लिए, तो रास्ते में एक नदी थी और उस नदी में ये मैसेज भेजता है, संदेश, जलालुद्दीन, कि हम तो रिश्तेदार भी हैं और आप अकेले आए और हम अकेले, बीच में कोई सेना और किसी का, सबको दूर रखा जाए। तो एक एक दो दो सैनिक इनके साथ रहते थे। तो जब ये बीच में मिले नदी के बीच में, तो इसने मिलने का बहाना बनाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सैनिकों द्वारा इसकी हत्या करवा दी। और हत्या करवाने के बाद ये फिर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया, जहाँ ये जलालुद्दीन खिलजी रहता था, क्योंकि ये एक विद्रोही धोखेबाज एक प्रचार था वो दिल्ली में हो गया। और फिर ये बलबन द्वारा बनाया गया लाल महल में कुछ दिन रहता है और इसी तरह से एक किले का निर्माण भी करता है, ये सीरी के किले का। तो ये एक नई जगह, इसी तरह से हम आप कभी दिल्ली विजिट करते हैं
तो अलग अलग दिल्ली मिलेगी, कोई तुगलकाबाद, कोई सीरी दिल्ली, कोई इस तरह से महरौली। तो ये इसी तरह से कई सुल्तान थे जो पुराने जो सुल्तान की या तो हत्या कर देते थे या उसके विरुद्ध बगावत करके उसको जेल में डाल देते थे। तो इस तरह से नए किले ये बसाते रहे हैं। तो 22 अक्टूबर 1296 में ये लाल महल बलबन का था, उसमें अपना राज्याभिषेक इसका हो गया। और धीरे धीरे क्या करता है ये जो धन इसके पास था, उन तुर्क सरदारों को जो दिल्ली में बड़े बड़े ओहदों पर थे, तुर्कानी चहलगानी के सदस्य के रूप में, मंत्रिमंडल के रूप में, चाहे इनको ये कहे कि भी सेनापति, विदेश मंत्री, दीवाने, दीवान, इस तरह के बड़े पदों पर, बकरीद और ये, तो उनको खुश करने के लिए दोनों हाथों से ये खुला धन बांटता है। और बड़ी सेना मतलब अपनी तरफ करने के लिए ये खास जो लोग थे जो प्रशासन में थे उनको। तो इससे बाद में देखते हैं हम कि इसका जो खजाना था वो खाली भी हो गया। और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए फिर ये विजय अभियान भी चलाता है दक्षिण भारत में। एक बहुत बड़ी सेना इसको चाहिए थी। बहुत बड़ी सेना के लिए उनको तनख्वाह कहाँ से आए, इसलिए क्या करता है ये वस्तुओं के दाम कम कर देता है सभी, ताकि वो बढ़ी हुई सेना उस कम पैसे जो उनको तनख्वाह के रूप में देंगे, ताकि वो सस्ती चीज़ों को अपना गुजर बसर कर सके। ये बाजार नियंत्रण भी बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, या बाजार की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सम्राट भी कहा जाता है इसको, वो सुल्तान कहा जाता है। ये अलग क्वेश्चन इसका होगा, वो पढ़ेंगे। तो निर्माण कार्य इसने कुछ आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य कला में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। ये हसन निजामी और अमीर खुसरो वाकई में बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। और ये एक अलाई दरवाज़ा है। जब आप महरौली को विजिट करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कहीं दूसरे टॉपिक में भी, कि दिल्ली में महरौली एक ऐसी जगह है जो दक्षिण दिल्ली, दिल्ली के दक्षिण में है। और वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ सुल्तानों ने एक बाड़ा, जिसको बोलेंगे, एक एक एरिया है बहुत बड़ा, उसके अंदर सभी सुल्तानों ने, किसी ने अलाई दरवाज़ा, किसी ने वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया, किसी ने कुतुब मीनार का निर्माण किया। इस तरह से आप देखेंगे तो वहाँ पर सभी सुल्तानों ने कुछ न कुछ बनवाया था, अपनी पहचान छोड़ी थी। तो उसके साथ एक इसका 1000 खंबा महल है, सीरी के किले में है ये। तो और इससे ज़्यादा कोई इसका कोई ऐसा निर्माण नहीं पाया है। शासन व्यवस्था, राज्याभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना आरंभ कर दिया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की, और इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर भी करवाया जो टंके और जीतल इसके टाइम में बनते थे। उसने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म को स्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। नहीं तो ये सिकंदर सानी दुनिया को विजित करना चाहता था। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए, मान्यता तो दे दी, खलीफा को तो मानता था, और इसने यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिन की उपाधि ग्रहण की। किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उलेमा वर्ग को भी इसने अपने शासन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। और ये एक लाइन कहता था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, कि जो किंगशिप है वो कोई रिश्ते नाते नहीं जानता। जैसे बलबन भी कहता था, वो अपने कई उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने उसके तरह उसके अनुरूप काम नहीं किया, उनको मरवा दिया था उसने। तो ये भी कहता है किंगशिप नोज नो किंगशिप। और एक इमाम इसको पूछता है, जैसे ये कुछ मामलों में राजनीति
और जो शासन व्यवस्था थी उसको तरजीह देता था बजाय कि धर्म को, यानी कि मुस्लिम धर्म या फिर जो उलेमा थे उनकी कई बार ये अवहेलना, उनको पूछता नहीं था, उनको सलाह नहीं लेता था। तो उन्होंने इसको कहा कि भी इस तरह से यदि आप धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे या कुछ ऐसे आदेश पारित करेंगे जिससे कयामत के दिन आपको फिर जन्नत नहीं मिलेगी, मतलब नरक मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो इसने कहा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो प्रजा हित में है, और यदि ऐसा करते हुए कोई कार्य ऐसा होगा जो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं होगा, और अल्लाह मुझे यदि कयामत के दिन अगर जन्नत नहीं देता तो मतलब उसके लिए मैं तैयार हूँ, एक किस्म से ये कह रहा था कि उसकी परवाह नहीं है मुझे। तो निरंकुशता की नीति अपने चरम सीमा पे थी। कहीं ना कहीं इसने बलबन की तरह एक उन्हीं पद चिन्हों पर चला है ये। हिंदुओं के साथ व्यवहार। अलाउद्दीन हिंदुओं के प्रति बहुत ही निर्दयी था। वह प्रत्येक संभव प्रकार से उन्हें पीड़ित करने में कठोर नीतियों का प्रयोग करता था। बयाना है, ये धौलपुर और बयाना, ये आगरा से राजस्थान की तरफ है, ये बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। बयाना का काजी हिंदुओं के प्रति नीति की व्याख्या करता है, यानी कि वो क्या कहता है, उसका उल्लेख मिला है कि अपने राज्य में अलाउद्दीन उसी का अनुसरण करता था, यानी कि जैसे वो करता था काजी, इसी तरह से अलाउद्दीन काजी के अनुसार। काजी क्या कहता है कि हिंदू खिराज गुजार है, यानी कि भेंट देने वाले हैं। इनको कहा कि जब कभी माल विभाग का अधिकारी उनसे चांदी मांगता है तो उन्हें बिना प्रश्न किए पूर्ण विनम्रता और सम्मान पूर्वक स्वर्ण उपस्थित कर देने चाहिए, यानी कि सोना दे देना चाहिए यदि चांदी मांगता है। फिर बर्नी भी लिखता है इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बर्नी ये कहता है कि उसने हिंदुओं की, अमीर हिंदुओं की जो सामंत थे, जो खुद मुकद्दम चौधरी, यानी कि अच्छी एक ये उस टाइम सम्मान और पैसे के वो होती थी, हक होता था, अधिकार होता था पीछे, चाहे शासक कोई भी रहा है मुस्लिम, लेकिन कुछ सामंतों की तरह जीवन व्यतीत करते थे इस तरह के लोग, कुत मुकद्दम चौधरी। इसने कहा कि उनकी भी हालात ऐसी कर दी कि उनकी रानियां थी, जो पत्नियां थी, मुस्लिम घरों में पानी भरती थी वो। तो ये एक सो कॉल्ड कहीं ना कहीं जो इमाम है, जो लिखने वाले हैं, मुझ इसमें अतिशयोक्ति लगती है कि बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, लेकिन हिंदुओं के प्रति कोई ज़्यादा अच्छी नीति इसकी दिखाई नहीं देती है, ये बिल्कुल क्लियर है। विद्रोहों का दमन। ये कुछ विद्रोह हुए इसके समय में। 1299 में गुजरात के जो विद्रोह हुआ था उसमें सफल अभियान इसका चला, और फिर वहाँ कुछ नवे मुसलमान थे, उन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो अपने सेनापति नुसरत खान और उलग खान, जो उत्तरी भारत की विजय है इनमें ज़्यादातर नुसरत खां और उलग खां का इसने भेजा है, और जो दक्षिण भारत की विजय है उसमें इसने मलिक काफूर, जो गुजरात विजय में इसको इसने खरीदा था 1000 दिनार देकर, उसको ये भेजता है और वो कामयाब रहता है। तो दूसरा विद्रोह है अलाउद्दीन के भतीजे अख्त खान द्वारा। उस अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से उसने अलाउद्दीन पर प्राणघातक हमला किया। कुछ मंगोलों का साथ ले लिया, बाहर से आक्रमणकारी आए थे, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार दिया गया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर एवं मंगू खां ने किया। इनको भी हराकर उनकी हत्या करवा दी। और एक दिल्ली के हाजी मौला ने विद्रोह किया था, उस विद्रोह को भी दबा दिया गया। तो उसके बाद कुछ ये अध्यादेश जारी करता है इन विद्रोह को दबाने के बाद। इसको लगा कहीं ना कहीं इसके ये 2-3 तो जैसे बहन का लड़का, इसका भतीजा खुद, ये कुछ ऐसे तुर्क सरदार थे जिनको एक बहुत बड़ी ये पद प्रतिष्ठा के साथ साथ ये धनी भी थे, और कहीं ये सुल्तान को जैसे खुद ये भी एक जो अलाउद्दीन खिलजी है ये कहीं ना कहीं सूबेदार तो बाद में बना था, उससे पहले तो ये सेनापति के रूप में और इस तरह से कार्य किया। तो इनके जो बहन, इसका भांजा है,
और जो इसका भतीजा वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से इसकी हत्या करके स्वतंत्र शासक बनना चाहते थे। तो सबसे पहले इसने 4 अध्यादेश जारी किए और उसमें अलाउद्दीन ने कहा कि दान, उपहार और पेंशन के रूप में कुछ अमीरों को जागीर दी गई थी, भूमि के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, कहता उस सबको वापस ले लो। और दूसरे अध्यादेश में है कि गुप्तचर विभाग स्थापित कर दिया और गुप्तचर के ऊपर गुप्तचर स्थापित कर दिए, और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ जैसे मद निषेध, भांग खाने, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो अमीर थे, तुर्क जागीरदार थे बड़े बड़े, ये इनका आपस में मिलना, मेल जोल, सार्वजनिक समारोह में शामिल होना, वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। डरने लगे, ये विवाह में भी आपस में एक दूसरे सामंत को नहीं बुलाते थे, जागीरदार को, तुर्क सरदार को, ताकि अलाउद्दीन खिलजी को कभी पता चल जाए वो मरवा देगा। तो जैसे विजयों का वर्णन देखते हैं हम, पहले दक्षिण भारत की विजय है ये, गुजरात विजय। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलग खां और नुसरत खां को गुजरात पर विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के निकट करण देव बघेला था, हाँ बाघेला, और इसके बीच में अलाउद्दीन की सेना के बीच में एक टक्कर होती है, जिसमें कर्ण सिंह पराजित होकर वहाँ से अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर भाग जाता है, लेकिन इसकी पत्नी कर्णवती पकड़ी जाती है वहाँ पर, और जिसको दिल्ली लाया गया और उससे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली। तो इस तरह से युद्ध विजय में सैनिकों ने सूरत, सोमनाथ, कैम्बे तक आक्रमण किया, यानी कि पूरा गुजरात जीत लिया। उसके बाद जैसलमेर विजय। जैसलमेर में भी राजपूत शासक दूदा का शासन था और उसने उसको पराजित किया, क्योंकि उसने कहीं मंगोलों को सहायता दी थी कभी। रणथंबोर विजय। रणथंबोर के शासक हमीर देव अपनी योग्यता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, और उसने देव ने जो मंगोल विद्रोही आए थे बाहर से आक्रमण, उनको शरण भी दी थी। और 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंबोर के किले को अपने कब्जे में ले लिया और हमीर देव वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका अलाउद्दीन ने रणमल, जिसने विश्वासघात किया था हमीर देव के साथ, उसके साथियों का और रणमल का भी जो हत्या करवा दी। और इनका जिक्र मिलता है हमें तारीख एक अलाई, एक ग्रंथ है, और एक हमीर महाकाव्य है में हमीर देव और उसके परिवार के लोगों का ये वर्णन मिलता है कि उन्होंने, जब हमीर देव मारा गया तो उसकी जो रानियां थी, पत्नी थी, स्त्रियां थी, उन्होंने जौहर कर लिया, यानी कि वो जल कर मर गई। तो नुसरत खां एक सेनापति है इसमें उलग खां के साथ, वो इस युद्ध में मारा जाता है। चित्तौड़ पर आक्रमण, ये बड़ा प्रसिद्ध आक्रमण है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है तो एकदम ये आ जाता है। तो इसमें कुछ ये सो कॉल्ड इतिहासकार या कुछ लोगों ने ये कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण वहाँ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जो एक सुंदर स्त्री थी, को प्राप्त करने के लिए इसने किया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक राजनैतिक जो युद्ध था इसका, क्योंकि चित्तौड़ को जीते बिना उत्तरी भारत में अधिकार नहीं माना जाता था किसी भी शासक के द्वारा। और चित्तौड़ पूरे राजपूताना में बाकी और रियासतें भी थी छोटी छोटी, जैसे चाहे रणथंबोर तो फिर भी ठीक थी, और नागौर की थी, इधर मारवाड़ की थी, इधर मालवा की थी, इस तरह से अजमेर और ये, लेकिन सबसे बड़ी रियासत ये मानी जाती थी चित्तौड़। तो इन राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में भयंकर युद्ध होता है। और जब राणा रतन सिंह को लगता है कि अब हार निश्चित है, तो वो महल में मैसेज भिजवा देता है, संदेश, कि अब जीत नहीं है और हम मरने के लिए, इनके शत्रु का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। और उधर रानियों ने आग जलाकर जौहर कर लिया जब राणा रतन सिंह इस युद्ध में मारा गया। तो वहाँ पर अधिकार करके चित्तौड़ पर वहाँ अपने पुत्र खिजर खां को ये वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है, लेकिन वहाँ के राजपूत वीर
उसको टिकने नहीं देते और अंत में उसको निकाल देते हैं वहाँ से, खिजर खां को। इस प्रकार से पूरी तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ को अपने कब्जे में नहीं रख पाया। मथुरा अभियान, ये यहाँ के मंदिर थे, यहाँ के धन था, उसको लूटने के लिए यहाँ के लोकल लोगों ने कुछ, जैसे जाट रियासत थी जिसमें राजा नाहर सिंह का जिक्र आता है, उसने इसका मुकाबला किया और इस युद्ध में भी अंततः अलाउद्दीन खिलजी, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल दी गई है, जीत जाता है। और आगे है मालवा की विजय। मालवा में महक देव और उसका सेनापति है हरनंद, कोका प्रधान भी जिसको बोलते हैं, बहादुर योद्धा था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार आइनुल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना मालवा पर भेजी और इसमें महक देव और उसका सेनापति हरनंद मारा जाता है। और 1305 में मालवा के किले पर अधिकार के बाद उसके आसपास के क्षेत्र थे, जैसे मालवा की राजधानी उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी को जीतकर ये दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। और 1308 में इसी तरह से सिवाना और इसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद है जालोर, ये काहन देव वहाँ का शासक है, राजपूत शासक। 1304 में इसको अपने अधीन कर लेता है। और इस तरह से दक्षिण विजय अभियान में जो आप देखेंगे कि सबसे पहली विजय है गुजरात की, उसमें नुसरत खां और उलग खां सेनापति जाते हैं और वहाँ उनको एक 1000 यानी कि एक मलिक काफूर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध तलवारबाज घुड़सवार मिलता है और उसको ये खरीद कर ले आते हैं 1000 दिनार में, तो इसको 1000 दिनारी मलिक काफूर बोला जाता है। और पूरे दक्षिण विजय अभियान में फिर आगे ये बड़ा काम आता है, इसके नेतृत्व में, इसके सेनापतित्व में ये दक्षिण विजय अभियान चलता है। तो जैसे देखते हैं 1296 में देवगिरी के ऊपर का विजय अभियान, देवगिरी के ऊपर पहले भी विजय स्थापित कर चुके थे 1296, हाँ, लेकिन वहाँ का शासक था रामचंद्र देव, जो इसके साथ मित्र बन गया था, यानी कि संधि कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ। लेकिन उसका पुत्र शंकर देव, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और जो वार्षिक कर देता था वो देना बंद कर दिया। तो उसके ऊपर देवगिरी के ऊपर आक्रमण करते हैं फिर ये मलिक काफूर के नेतृत्व में। और वहाँ आप देखते हैं जब गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था तो वहाँ जो राजा करण सिंह था वहाँ का भगेला, वो अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर यहाँ शरण ले ली थी देवगिरी में। एक आक्रमण का उद्देश्य ये भी था। दूसरा, दक्षिण विजय अभियान में रास्ते में देवगिरी आता था, इसलिए भी इसके ऊपर विजय स्थापित करना ज़रूरी था। तो उसके ऊपर जब अभियान चलाते हैं ये, और वहाँ राजा जो शंकर देव है उसको हरा देते हैं और राजा करण सिंह को भी ये वहाँ हराकर और उसकी पुत्री देवल देवी को ये अपनी कैद में ले लेते हैं, और जिसके साथ बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां की शादी कर दी थी। तेलंगाना वारंगल अगला अभियान है। ये तेलंगाना आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में से अभी एक अलग राज्य बनाया है पूर्व में, विशाखापत्तनम और हैदराबाद के बीच में। और काकतीय वंश के राजा राज करते थे वहाँ। और तेलंगाना का शासक उस टाइम प्रताप रुद्र देव था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। 1309 में मलिक काफूर तेलंगाना के लिए रवाना हुआ। रास्ते में रामचंद्र देव ने मलिक काफूर की सहायता की। काफूर ने हीरों की खानों के ज़िले असीरगढ़ का किला एक वहाँ था, वो इस तरह से के मार्ग से तेलंगाना में प्रवेश किया। 1310 में काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा। प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेजा। साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि। ये कहते हैं कि कोहिनूर हीरा है जिसका जिक्र बाद में आता है,
जहांगीर ने अपने तख्ते था उसमें लगवाया था। फिर इसको कभी ये अफ़गानिस्तान में जीत कर इसको ले गए थे, जैसे अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद वहाँ से भी इसको जीत कर वापस लाया गया और बाद में इसको अंग्रेज़ ले गए और उन्होंने अपने लंदन के म्यूज़ियम में आज तक वो रखा हुआ है, तो वहाँ से लेकर आए ये। उसके बाद है होयसल। होयसल की आप अगर स्थिति देखें तो ये मद्रास से थोड़ा सा ऊपर का क्षेत्र है और वहाँ वीर बल्लाल तृतीय, वीर बल्लभ तृतीय भी बोल देते हैं इसको। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। 1310 ईस्वी में इसको जीत कर और उसने अधीनता स्वीकार कर ली और बहुत सारा धन दौलत वहाँ से लेकर ये वापस होता है। उसके बाद मदुरई या मदुरै एक ही बात है में ये बिल्कुल दक्षिण में था। लास्ट का छोर आप देखेंगे कि पूरा एक किस्म से तमिलनाडु बोल लेंगे इसको। तो वहाँ पर अगला विजय अभियान है लास्ट का बिल्कुल। उसके बाद तूतीकोरन और कन्याकुमारी है। में दो भाई थे वहाँ, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, दोनों में गद्दी को लेकर झगड़ा चल रहा था। मलिक काफूर ने वीर पांड्या का साथ देते हुए और उसको जीत लिया और वहाँ से बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी तो एक छोटी चीज़ है, हीरे जवाहरात के सामने लूट कर लाया हाथी घोड़ों पर। और ये कहा जाता है कि इतना धन भारत में था, हीरे जवाहरात, महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए और उसको नहीं पता चला कि इतना हीरे जवाहरात यहाँ इस देश में है। तो अगर ये कहता है कि इतिहासकार कि इतना धन भारत में है और उसने 17 आक्रमण किए, कि कब्र में पड़ा पड़ा महमूद गजनवी, क्योंकि उसकी मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी थी, कब्र में पड़ा पड़ा महमूद गजनवी की आंखें ललचाई होंगी लालच में कि इतना धन था, मेरे को क्यों नहीं मिला। उसके बाद मृत्यु जलोदर रोग से अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु हो गई। और इसको कोई कहता है त्वचा रोग कोड इसको हो गया था। और इस तरह से ये अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के पास मेहरौली में ही बनवाया गया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि क्या क्या अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है कि उससे क्या सीखा है। कि किस शासक ने अपना राज्याभिषेक किलुखुरी के महल में करवाया, तो ये जलालुद्दीन खिलजी है। क्योंकि किलुखुरी आप देखें, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये किसी न किसी की हत्या करके गद्दी पर बैठते थे, लेकिन हत्या करने के बाद जिसकी हत्या करते थे उसके रिश्तेदार, उसका परिवार, उसके संबंधी, उसके वफादार कुछ सरदार, वहाँ इनको राज्याभिषेक होने में कठिनाई होती थी, तो अलग एक राजधानी ये बनाते थे। किलुखुरी इसने बनाई जलालुद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के जो लाल महल था उसमें राज्याभिषेक हुआ था। तारीख फिरोजशाही में बलबन के राजतत्व के सिद्धांत की विस्तृत विवेचना किसने की है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी ये ग्रंथ तारीख फिरोजशाही, याद रखें इसे। बलबन, हाँ ये कुछ पीछे के भी प्रश्न इसमें आ गए हैं। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शनों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। ये कथन ए के निजामी, उसके समय का इतिहासकार है निजामी, तो ये कहता है। इस तरह से कुछ असंगत मेल हैं। शाहनाए मंडी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण हेतु नियुक्त अधिकारी, बिल्कुल ठीक है। और ये मुनिहान, ये गुप्तचर विभाग को मुनहियान बोलते थे। मुहैतसिब, जनता के नैतिक आचरण की को जांचने वाला, कि सब नैतिक आधार पर चल रहे हैं, ठीक है ये भी। दीवाने मुख्तराज, मुस्तक राज, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित न्याय विभाग, ये गलत है, ये आप हटा देंगे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में, ठीक है बिल्कुल, ये 6 जनवरी। ये ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न ये महीने के साथ नहीं पूछे जाएंगे, साल पूछा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक था शीतल देव। अलाउद्दीन खिलजी की आक्रमण की तिथियों को सुमेल कीजिए, कि पहला, दूसरा, तीसरा के जैसे कौन सा हुआ था।
तो 1309 देवगिरी, और उसके बाद है आप इसको इस तरह से देखेंगे, ये इधर जो लिखे हुए राज्य ये यहीं रहने देंगे, तो तेलंगाना ये 1309 में है। उसके बाद देवगिरी ये तीसरा उत्तर है इसका 1307 में, और इसके बाद है होयसल पहला यानी कि 1311 में, और जो चित्तौड़ है ये चौथा का चौथा है 1303 में। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत ये प्रश्न, ये अलग से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप आपको करवाऊंगा। धन्यवाद।